Hello students, today we are going to revise atomic structure। तो आज के जो वीडियो होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये आप रिवीजन के तौर पे जस्ट आप बिफोर जेईई मेन और एडवांस्ड अपने रिवीजन के लिए इसे रख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लेंगे जिस पे क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो आप शुरू से लेके लास्ट तक देखें और लास्ट मोमेंट तक हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों, जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है हमारे पास ये दिमाग में आता है कि व्हाट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एकदम से हमें ये लगता है कि हमें ये लगना भी चाहिए कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की पोजीशनिंग क्या क्या है। ठीक है, पोजीशनिंग क्या क्या है मतलब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है। अगर हम एटम को एक स्फेयर मान लें तो स्फेयर मानते हुए डिफरेंट मॉडल्स आए समय के साथ, टाइम के साथ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशनिंग के बारे में। तो इसमें लेट्स स्टार्ट विद द फोरमोस्ट, सबसे पहला मॉडल जो कि जे थॉमसन ने दिया और थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल उसका नाम हुआ। तो जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि इसमें एक एटम को एक प्लम की तरह, एक तरबूज की तरह, एक स्फेयर की तरह मान लिया गया, जिसमें बिल्कुल आज के डेट में जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड एंड एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रली लोकेटेड रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। बिल्कुल बताओ बच्चों, इसमें बिल्कुल डिफरेंट है कि नहीं। कि यहाँ पे ये कहा कि नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इनसाइड द प्लम and positive charge reside outside the boundary। ठीक है, पढ़ते हैं। Proposed an atom possess a spherical shape, radius जिसका approximately कितना होगा 10⁻⁻10 मीटर, मीटर्स में होगा। note this, in which the positive charge is uniformly distributed। positive charge is uniformly distributed but it is on the surface, ये surface पे है, और electrons are embedded inside। But the most important feature of this model which is valid till now is, जो आज तक ट्रू है, वो है कि इन्होंने सबसे पहली बार एक बात बताई कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बच्चों याद हो गया, प्लम पडिंग मॉडल पे बस एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि प्लम पडिंग मॉडल की क्या खास बात है जे थॉमसन वाले। तो इसमें क्या खास बात है, इट वाज द फर्स्ट मॉडल टू प्रिडिक्ट दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देन नेक्स्ट कम टू रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल में एक थिन गोल्ड फॉयल ली गई और उस पे हमने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, एज वी ऑल नो, अल्फा पार्टिकल में एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अल्फा पार्टिकल आर डबली आयनाइज्ड हीलियम। क्या कौन से हीलियम है ना, हीलियम पार्टिकल नहीं है, डबली आयनाइज्ड हीलियम मतलब पॉजिटिवली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स हैं, हीलियम 2+। तो बताएं, अगर हम ये सोर्स मान ले रेडियम को अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल यहां इस थिन गोल्ड फॉयल पे, येलो कलर की गोल्ड फॉयल है, इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं और फिर हम ये जो स्लिट है, ये स्लिट सिर्फ इसका ये काम है कि अगर पहले से कोई डिफ्लेक्शन हो गया है अल्फा पार्टिकल का तो वो इसे एब्जॉर्ब कर ले। मतलब इसका मेन काम ये है कि ये इन अल्फा पार्टिकल्स को इस प्लेट पे डायरेक्ट स्ट्रेट पे बम्बार्ड करवाए, और क्योंकि हमें स्ट्रेट आएंगे उसी के बाद तो हम डिफ्लेक्शन पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये अगर थिन गोल्ड फॉयल का इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर है कि ये इसमें ये इसका अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है जिसमें एक एटम्स दिखाए गए हैं बहुत सारे। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे मैक्सिमम, ये देखो, ये जो बीम है अल्फा पार्टिकल का, ये वाला, ये बताओ ये बिल्कुल स्ट्रेट चला गया कि नहीं। ठीक है, देखो ये वाला भी बिल्कुल स्ट्रेट चला गया, बट ये देखो कि जो इस एटम के सेंटर से थोड़ा सा और क्लोज आए वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए कि नहीं। बताओ, स्ट्रेट तो ऐसे जाना चाहिए था, थोड़ा सा इधर आके डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है,
तो थोड़ा नोटिस करो कि ये जो सेंट्रली लोकेटेड ब्लैक वाला पोर्शन है जिसे हम न्यूक्लियस के तौर पे जानते हैं, तो इसके पास जितना आता जाएगा अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब वो रिपेल हो रहा है और रिपेल होके डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब सेंटर पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज तो है, ठीक है। और डबली आयनाइज्ड हीलियम को डिफ्लेक्ट करना मतलब ये कि एक प्रोटॉन नहीं होगा, देयर शुड बी इनॉर्मस पॉजिटिव चार्ज, काफी ज्यादा हैवी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब यहां से रदरफोर्ड ने कंक्लूड करा कि भाई यहां पे इस सेंट्रली लोकेटेड रीजन में, ठीक है, इस वाले सेंट्रली लोकेटेड रीजन में सारे प्रोटॉन एक साथ रख दो, सारे प्रोटॉन एक साथ रख दो। क्योंकि एक जो और इंपॉर्टेंट लास्ट वाली ऑब्जर्वेशन देखो, इसमें देखो जो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट आया राइट ऑन न्यूक्लियस, बताओ वो अपना पाथ वापस रिट्रेस कर गया कि नहीं, देख। तो इसका मतलब सेंट्रली लोकेटेड रीजन जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज तो प्रेजेंट होगा और मोस्ट ऑफ द मास भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो कुछ कंक्लूजन्स जो ड्रॉ किए गए इस ऑब्जर्वेशन, इस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, कि most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected, hence most of the space in the atom is empty। ज्यादातर तो स्पेस क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर तो पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए हैं। A small fraction of alpha particles were deflected through small angles, कुछ तो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और वेरी few are deflected are found to retrace their own path, बहुत ज़्यादा 180 डिग्री ऑलमोस्ट से वो रिटर्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो कंक्लूजन्स हमने ड्रॉ करे वो ये कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रली लोकेटेड रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस वेयर ऑल द प्रोटॉन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड। और इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल रखा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे होंगे और जैसे भी होंगे और कुछ ना कुछ फोर्स का बैलेंसिंग होगा, ठीक है। और फोर्स, एक फोर्स किधर लग रही होगी, ये अगर इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इनसाइड लग रही होगी, ठीक है। तो एक फोर्स ऑब्वियसली हमें बाहर मेजर लगानी पड़ेगी तभी ये, नहीं तो ये बताओ अल्टीमेटली फॉल डाउन नहीं कर जाएगा न्यूक्लियस पे। तो एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट शुड बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। तो ये फोर्स बैलेंसिंग होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन शुड नॉट बी स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग, जिससे कि ये दोनों फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर ले। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाले। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और ये कंक्लूजन था कि हमें एक आइडिया लगा एटम के साइज़ का। एटम के साइज़ का 10⁻⁻10 मीटर यानी एंगस्ट्रॉम में होगा एटम। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडिया हमें रदरफोर्ड ने दिया। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने काम किया जिससे हमें न्यूक्लियस के साइज़ का भी एक आइडिया लग पाया, ठीक है, जिसे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से मेजर करेंगे। देखिए, ध्यान से देखें, ये बताएं, ये एटम है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, वो स्ट्रेट वाला, उस पार्टिकल पे कंसंट्रेट करना होगा जो आया और अपना पाथ रिट्रेस कर गया, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकल पे कंसंट्रेट करो। अब ये बताओ, ये हीलियम 2+ पार्टिकल है और यहां पे हमने कह दिया कि सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब देखो, यहां और यहां रिपल्शन तो हो रहा होगा। हमने 12 mv² या फिर कुछ काइनेटिक एनर्जी दी इस अल्फा पार्टिकल को, जिससे हमने इसे इसकी तरफ फेंका, लेकिन वो लगातार रिपल्शन से डिसिलरेट हो रहा होगा, अपनी वेलोसिटी कम कर रहा होगा। कम करते 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 कहीं तो वो वापस जाने से पहले कहीं तो वो रुका होगा। तो बस उस मोमेंट को स्ट्राइक करो दिमाग में कि जहां वो रुका,
इसका मतलब वहां उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हुई, ठीक है, जहां वो रुका। सपोज करो ये यहां तक आया और ये न्यूक्लियस से जो दूरी है लेट इट बी r0, वो एटम के अंदर आ चुका है, ठीक है, एटम के अंदर आ चुका है। तो एटम के अंदर आया और सपोज करो यहां तक आया और यहां से अपना पाथ क्या कर गया, रिट्रेस। तो इसका मतलब यहां पे वो स्टेशनरी रुका होगा, वेलोसिटी उसकी 0 हुई होगी। तो बस यहीं से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो कि ये बताओ यहां पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। तो इनिशियल बताओ आपने कितनी काइनेटिक एनर्जी से इसे बम्बार्ड किया था, हाफ एम वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर में नोटिस करना बच्चों, ये एम अल्फा पार्टिकल का है और वी वेलोसिटी जो हमने उसे शुरुआत में प्रोवाइड करी वो है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी पे काम कर लें जरा। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहूँ कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R। अब इसमें Q1 क्या है, इसमें Q1 है इसका चार्ज जो मैंने बताया डबली आयनाइज्ड हीलियम है, तो इसका Q1 चार्ज क्या हो जाएगा 2E, ठीक बात। ये तो हम कांस्टेंट ले लेंगे K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी चिंता नहीं करनी है। अब ये बताओ, ये सपोज करो गोल्ड का एटम था, तो एक गोल्ड का फॉयल है, तो इसमें गोल्ड का न्यूक्लियस है। तो गोल्ड का न्यूक्लियस है तो बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है, ठीक है। लेट इट बी कि Z नंबर ऑफ इसमें प्रोटॉन है, होंगे, एटॉमिक नंबर है उसका, तो Z इंटू ई, बताओ किसका चार्ज हो जाएगा, Z इंटू ई, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। तो अब ये बताएं आप कि K Q1 Q2 में अपने को Q1 पता लग गया, हीलियम डबली आयनाइज्ड हीलियम का चार्ज, Q2 पता लग गया किसका चार्ज, न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड फॉयल का, ठीक है। अपने को अब जो R है इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ये R तो हमने कहा कि भाई ये R हम सपोज करो ये 2 मीटर है जिससे हम बम्बार्ड कर रहे हैं, 2 मीटर है, ठीक है। लेकिन ये बताओ 2 मीटर है और ये यहां पे आया, बताओ एटम के अंदर, मैंने जानबूझ के इसको बोला है कि एटम के अंदर घुस गया ये, तो एटम के अंदर घुस गया, तो बताओ ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला तो इसका मतलब 10 की पावर -10 मीटर से भी छोटा हो गया, क्योंकि हम पहले एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि एटम का जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास एंगस्ट्रॉम्स में है। तो इसका मतलब ये एस्टैब्लिश्ड है कि अगर वो अल्फा पार्टिकल कहाँ पे आ चुका है, एक एटम के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है, परकोलेट कर चुका है, तो ये बताएं आप कि ये डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 10⁻10 से भी छोटा होने वाला है कि नहीं, और भी ज्यादा छोटा होने वाला है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बताओ अगर मैं 1 मीटर या 2 मीटर से ये अल्फा पार्टिकल 10 मीटर से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, एक कुछ ना कुछ कैलकुलेबल डिस्टेंस से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो ये बताओ हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस जो हमें निकालना है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, तो ये बताओ ये R उसके कंपैरिजन में एक बहुत लार्ज वैल्यू होगी जिसे हम क्या मान सकते हैं, इनफाइनाइट। और जैसे ही हम इनफाइनाइट मानेंगे बच्चों, तो ये बताओ ये वाला पूरा टर्म पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल 0 हो जाएगी। समझ में आया कि भाई काइनेटिक एनर्जी आप हाफ mv² से हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, और v अल्फा आपको गिवन होगा, ठीक है। m अल्फा को वी कैन ऑलवेज राइट 4mp, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमने हाफ mv² लिख लिया, बट ये प्रूव कर दिया हमने कि भाई पोटेंशियल एनर्जी जब हमने उसको शुरू में जहां से प्रोजेक्ट किया था वहां पे, क्योंकि वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, दैट कैन बी टेकन एज इनफाइनाइट।
और अगर इनफाइनाइट ले सकते हैं तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का टर्म 0 हो गया, क्योंकि वो R तो नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल टोटल एनर्जी में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पुट कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब उस मोमेंट का सोचते हैं जहां पे वो आया और जहां पे वो रुका, अपना पाथ वापस करने से पहले कहीं वो रुका, ठीक है? तो वो वाला जहां जैसे ही वो रुका, तो ये बताएं काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो गई कि नहीं? अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी में हम इस R की जगह R0 रख दें, R0 कौन सा डिस्टेंस होगा बच्चों? ये वाला, कि न्यूक्लियस से कितना सबसे पास वो अल्फा पार्टिकल आया बिफोर अपना पाथ वापस रिट्रेस करने से पहले, जब वो रुका, ठीक है? तो हम डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें कि भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम R0 यानी क्या निकाल सकते हैं? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जितना क्लोज वो एक अल्फा पार्टिकल एक एटम में किसके अंदर जाएगा, एक एटम के अंदर जाएगा और न्यूक्लियस से कितने दूरी से वापस लौट के चला आएगा। तो इस पे एक क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक तो ये कंफ्यूजन खत्म करें, एक मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिली विल बी रिप्रेजेंटेड थ्रू स्मॉल m, छोटे से होगा, छोटा m 10⁻³ और बड़ा m मेगा होगा, ठीक है, 10⁻⁶। तो ये बताएं 5.4 इसकी, अभी मैंने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी? 5.4 इंटू 10⁻⁶, बट ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसे किस में कन्वर्ट कर लें? जूल में। और फिर पोटेंशियल एनर्जी का K Q1 Q2 अपॉन R0 फॉर्मूला लगा दें। बताएं Q1 क्या है? Q1 विल बी 2 टाइम्स C एंड Q2 क्या है बताएं? एटॉमिक नंबर गोल्ड का 79 दिया है, 79 इंटू E, और बताएं R0 आ जाएगा K आपका 9 इंटू 10⁻⁹ होता ही है, ये हमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते ही है फिजिक्स में। तो दिस वाज ऑल अबाउट रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने क्या एस्टैब्लिश करा कि भाई इलेक्ट्रॉन एक एटम में सबसे सेंट्रली लोकेटेड एक रीजन है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज यानी सारा प्रोटॉन लोकेटेड है और न्यूट्रॉन भी लोकेटेड है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ कुछ ऑर्बिट्स में, इसका मतलब क्या कर रहा है? उसको सर्कुलेट कर रहा है, और जो दो फोर्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। कौन सी फोर्स किसको बैलेंस कर रही है? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनवर्ड्स आएगी प्रोटॉन की तरफ, तो एक फोर्स आउटवर्ड्स लगाना जरूरी है, दैट शुड बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्वियसली इसे स्टेशनरी तो रखेगा नहीं, वो तो इसको घुमाता रहेगा। तो अब नेक्स्ट हम बोहर्स मॉडल था जो रदरफोर्ड्स के जस्ट बाद आया। रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक भी बता दूं आप लोगों को। रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक क्या रहा कि इट कुड नॉट सेटिस्फाई मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बच्चों ये कहता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो वो लगातार एनर्जी को लूज़ करेगा, ठीक है? बट अगर एनर्जी लूज़ करेगा, ये मैक्सवेल का लॉ है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, फिजिक्स का लॉ है, ठीक है? जब इस रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम पे ये लगाया गया तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन से वो भी चार्ज पार्टिकल है। तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह सकती अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है? तो वो अगर एनर्जी लूज़ करेगा, एनर्जी अगर लूज़ करेगा तो बताओ ये जो रेडियस है वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है? एनर्जी कम हो रही है, रेडियस कम हो रहा है। अब तुम कहोगे रेडियस तो सर नीचे आता है, वहाँ पे रेडियस नीचे आता है लेकिन एक माइनस का फॉर्म साइन भी आएगा बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि Q1 Q2 में आपका एक
इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होगा, तो वह नेगेटिव भी आएगा। इस कारण अगर एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है KQ1 Q2 अपॉन R, तो वहाँ नेगेटिव भी लगा है, तो कम हो रही है तो R बच्चों बताओ क्या होगा, R शुड डिक्रीज अल्टीमेटली। तो इट शुड सेट अप स्पाइरल मोशन एंड शुड अल्टीमेटली फॉल ऑन न्यूक्लियस। तो ये एक ड्रॉबैक थी जिसको देयर वाज नथिंग, कुछ भी रदरफोर्ड नहीं कह पाए उसके बारे में। इसके बाद बोहर्स मॉडल आया। बोहर्स मॉडल में भी यही था, बिल्कुल सेम सेट ऑफ चीज़ें थी, मतलब सेम कंक्लूजन थे कि एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड। लेकिन वहाँ ऐसा क्या हुआ, वहाँ बोहर ने ये बोल दिया कि भाई जब बोहर पढ़ेंगे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो तब देखेंगे कि वहाँ आखिर ऐसा क्या एग्जैक्ट बोला गया जिससे कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल में ये दिक्कतें नहीं आई। ठीक है, तो उससे पहले लेकिन बोहर ने काफ़ी बढ़िया काम ये किया कि उससे पहले उधर फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट चल ही रहा था, ठीक है, तो उस पार्ट को थोड़ा यूज़ करा। तो लेट्स स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव्स। जब कोई चार्ज पार्टिकल जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये तीनों चीज़ एक साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। ठीक है, तो ऐसी वेव्स जो व्हाइल प्रोपिगेटिंग प्रोड्यूस म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी खास बात ये कि दे ऑल ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट c। Actually light is also an electromagnetic radiation और c is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही स्पीड ऑफ लाइट जो हम जानते हैं। तो देख लें जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ की बात करें, ठीक है, तो वेवलेंथ सपोज करो हम कहते हैं कि ये मैक्सिमम ऊंचाई है और ये मैक्सिमम जहाँ वो नीचे गया, ठीक है, तो ये तो वी ऑल नो कि ये और ये जितना मैक्सिमम ऊंचा और जितना मैक्सिमम नीचे जाता है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, अब इसे क्रेस्ट बोलते हैं बच्चों और इसे ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, तो अब बताओ कि एक कंप्लीट साइकिल करने में जो डिस्टेंस लगेगा, अगर वो वेवलेंथ है, तो बताओ अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, लेट्स स्टार्ट हेयर, तो ये बताओ यहाँ से चला बताओ यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो बताओ वो वेवलेंथ नहीं होगी ना, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन है, ये वेवलेंथ नहीं होगी। अच्छा ये बताओ ये कौन सा पोर्शन है, डिसेंडिंग पोर्शन है कि नहीं वेव का, ठीक है, तो डिसेंडिंग पोर्शन ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है, तो बताओ यहाँ पे आके एक साइकिल कंप्लीट होगी ना, यहाँ पे तो असेंडिंग पोर्शन में कैसे साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो वेवलेंथ 2 आइडेंटिकल पॉइंट्स ले लो और एक साइकिल कंप्लीट कर लो, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी वेवलेंथ। जैसे कि सेपरेशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स। ठीक है, तो हम बच्चों सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक पे थे, फ्रीक्वेंसी। लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी। लैम्डा समझ में आ गया सबको, वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। देखो अगर हम स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखें, ठीक है, और इसमें टाइम को हम 1 सेकेंड ले लें, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि डिस्टेंस और स्पीड बराबर हो गई, तो इसका मतलब हर सेकेंड में जो वेव ट्रैवल कर रही है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इट इज ट्रैवलिंग c डिस्टेंस। ठीक बात। अब सपोज करो कि एक जो साइकिल है वो लैम्डा डिस्टेंस में कवर हो जाती है, ठीक है, तो बताओ c इज द टोटल डिस्टेंस एंड लैम्डा इज द डिस्टेंस रिक्वायर्ड इन 1 साइकिल। तो बताओ टोटल अपॉन लैम्डा कर दें तो बताओ नंबर ऑफ साइकिल्स कवर्ड आ जाएंगी कि नहीं पर सेकेंड। नहीं आया समझ में? देखो फिर से ये बताओ, अगर हम डिस्टेंस को
टाइम को 1 ले लें तो c और डिस्टेंस बराबर आ जाएगा। तो बताओ हर सेकंड में वो वेव कितना ट्रेवल कर रही है, c मीटर ट्रेवल कर रही है। और लैम्डा अगर उसमें एक साइकिल पूरा होने में डिस्टेंस की दूरी है तो बताओ c को लैम्डा से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ एक सेकंड में कितनी वेव्स पास होंगी उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से, वो फ्रीक्वेंसी यानी हर्ट्ज में या सेकंड इनवर्स में एक नंबर आ जाएगा। क्लियर है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद स्पीड ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। वेव नंबर, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में एक माइन्यूट सा सिंबल में डिफरेंस है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये वेव नंबर है। ठीक है, वेव नंबर क्या है, सिंपली 1 बाय लैम्डा, पर यूनिट लेंथ आपकी कितनी वेव्स प्रेजेंट है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है कि हर सेकंड में एक पॉइंट पे अगर मैं स्टेशनरी हो जाऊं तो कितनी वेव्स पास कर जाएंगी उस पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, और वेव नंबर क्या है कि 1 मीटर में कितनी वेव्स प्रेजेंट है, तो 1 बाई लैम्डा हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड हम डिफाइन कर ही चुके हैं, जितना हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब जरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात चल रही है तो इसमें हम दो चीज़ और देख लें कि भाई डुअल नेचर बड़ा परेशान करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। देखो, दो चीज़ों का डुअल नेचर है, एक तो लाइट का डुअल नेचर, लाइट मीन्स ईएम वेव, उसका डुअल नेचर, और एक आगे जाके आएगा इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर। ठीक है, डुअल मीन्स पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई डुअल नेचर ईएम वेव का है। लेटर ऑन डी ब्रॉगली में हम क्या देखेंगे कि डुअल नेचर किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। तो क्लियर करो, डुअल नेचर अभी हम किसका देख रहे हैं, लाइट का, और लेटर ऑन हम किसका डुअल नेचर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का। अब डुअल वी ऑल नो कि पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। ठीक है, अब सुनो, तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वर प्रूव थ्रू सेवरल एक्सपेरिमेंट्स लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, और एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वीन्स लॉ, ये सब है जो आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपका लाइट का कौन सा नेचर प्रूव करने में मदद करेंगे, पार्टिकल नेचर। और जबकि वेव नेचर तो बहुत सारे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट है, सच एज डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, जो हमें ये बताते हैं कि लाइट इज वेवी, लाइट फॉलोज वेवी पाथ। तो यही यहाँ पे लिखा है, और उसको हम पार्टिकल नेचर ऑफ ईएम वेव मानते हुए प्लैंक्स ने अपनी एक थ्योरी रख दी कि लाइट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस, लाइट कंटिन्यूअस नहीं है, और इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। और एक फोटॉन या पैकेट या बंडल का जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव विद विच इट इज एसोसिएटेड। अब बताओ, ईएम वेव एक तो है नहीं, वो तो इंफ्रारेड भी है, वो तो यूवी रीजन में भी है, वो तो विजिबल भी है, वो तो माइक्रोवेव्स भी हैं। तो वो जिस भी फ्रीक्वेंसी की वेव होगी वो एनर्जी उसके एग्जैक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कौन सा कांस्टेंट आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट h, और फ्रीक्वेंसी को वी ऑल नो कि हम c बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज क्या हो गया बच्चों, hc बाय लैम्डा। ठीक है, जिसमें h की वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए, अब तो 6.63 इंटू याद भी होगी आपको 10⁻⁻34, और यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है बच्चों, सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स उधर आके क्या हो जाएगा, इनटू सेकंड। तो h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 या 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल इंटू सेकेंड। तो ये ध्यान रखें कि एनर्जी अब प्लैंक्स के बाद, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के बाद एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटे छोटे पैकेट्स में बटी हुई है एनर्जी।
तो वेवलेंथ ऑफ एन EM वेव ऑफ एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले तो बच्चों इसको 3.1 को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके किस में ले आए, जूल्स में, और फिर किस में कौन सा फॉर्मूला लगा दें, hc/λ। तो इससे क्या आ जाएगा, उस EM वेव का वेवलेंथ। ठीक है, और एक चीज और, 12,400, ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, इसको अगर आप लैम्डा से एंगस्ट्रॉम में खास ध्यान देना कि अगर आप लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखते हो और 12,400 से डिवाइड कर देते हो तो ये जो एनर्जी आएगी ये सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप लैम्डा नैनोमीटर में लेते हो ऑब्वियसली तो ये 12,400 के बजाय 1240 हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें एक खास बात है, सपोज करो हमें 10⁻⁻19 जूल एनर्जी चाहिए कोई ऑब्जेक्ट देखने के लिए और हमारे पास फोटोन का वेवलेंथ मौजूद है। तो बताओ फोटोन का अगर वेवलेंथ पता है तो फोटोन की एनर्जी पता है अपने को, ठीक है, और हमें कितना एनर्जी चाहिए ये भी पता है, एक फोटोन का एनर्जी भी पता है। तो बताओ n फोटॉन्स अगर मैं स्ट्राइक करवाऊँ तो मैं इतनी एनर्जी जनरेट कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है कि अगर मुझे 20 जूल एनर्जी चाहिए और एक फोटोन की 5 जूल है तो बताओ 4 फोटोन की जरूरत होगी कि नहीं। लेकिन व्हाट अबाउट कि ये जो n है ये 5/18 आए, 5/18। सपोज करो वो जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था उसमें जो नंबर ऑफ फोटोन आते हैं एग्जैक्ट E बराबर Nhc/λ करके वो 3.5 आ जाते हैं। तो बताओ हम आंसर को क्या टिक करके आएंगे, 3 की 4। सपोज करो 3.3 आ गया तो अब यहाँ पे बहुत लोग गलती करेंगे, 3.3 को राउंड ऑफ करेंगे और 3 पुट करके आएंगे। नहीं, लेकिन 3 से बताओ वो एनर्जी जनरेट कहाँ हो पाएगी जितनी आपको रिक्वायर्ड है। तो अगर आपका 3.3 आ रहा है तो वो तो मिनिमम फोटोन है ना, और फोटोन एटलीस्ट इंटीग्रल तो होगा ही ना। तो 3 से काम नहीं होगा तो किससे काम होगा, 4। तो अगला वाला 3.3 पे भी आंसर 4 होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया इस बात का। और फिर ये बल्ब वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो वी ऑल नो कि वॉट यानी पावर इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड यानी जूल पर सेकेंड। तो 110 अगर वॉट का बल्ब है तो व्हाट डज इट मीन, उसका मतलब है कि इट इज रेडिएटिंग 110 जूल एनर्जी पर सेकेंड। लेकिन उसने कहा कि सारी की सारी आप वो जो बल्ब है वो सारी की सारी लाइट में ही नहीं एमिट कर देता है, मे बी वो कुछ हीट अप हो जाता हो तो उसकी कुछ एनर्जी किस में चली जाती हो, हीट में। लेकिन एनर्जी जो हमें मिल पा रही है वो कितनी मिल पा रही है, 25%। तो पहले हम 25% कर लें तो ये कौन सी एनर्जी हो गई, एमिटेड बाय द बल्ब इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स, और फिर उसे Nhc/λ कर दें तो नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, फोटॉन्स जो एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड। जैसा कि मैंने कहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। क्या किया गया इसमें कि एक अरेंजमेंट लिया, ठीक है, और उसमें एक मेटल प्लेट ली, मेटल प्लेट पे फोटोन स्ट्राइक करवाए गए और स्ट्राइक करवाने से जो एनर्जी आपकी फोटोन की थी, ठीक है, वो इम्पार्ट कर दी उसने दो चीज़ों में। कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ तो है ही ना न्यूक्लियस से, तो जो बंधा हुआ है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या कह सकते हैं, वर्क फंक्शन फिजिक्स में कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, ठीक है। तो आप तो बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो कि आपने जो एनर्जी दी कौन सी दी आपने, hc/λ। किसकी एनर्जी है वो इस लाइट की है, ठीक है। वो आपने यहाँ पे स्ट्राइक करवाई इस मेटल प्लेट में। अब मेटल प्लेट में इलेक्ट्रॉन पे आके वो अटैक करी, ठीक है। अब ये बताओ उसका जो एनर्जी है वो किस किस में इम्पार्ट होगा, कुछ एनर्जी उसमें से किस में काम आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस से बाहर निकालने में, एटम से बाहर निकालने में, मतलब न्यूक्लियस की क्लचेस से बाहर निकालने में, इनफैक्ट एटम से बाहर निकालने में, ठीक है। और रिमेनिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे अगर हम एक आइंस्टाइन का रिलेशन देखें तो ये बताओ ये किसकी एनर्जी है, जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और
ये क्या है, वर्क फंक्शन जो उसको बाहर आने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है, ठीक है। और रिमेनिंग कौन सी एनर्जी है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड आउट, ठीक है। तो ये फोटोन की है, ये मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन है, और ये इलेक्ट्रॉन की है, ध्यान दें, ठीक है। तो वर्क फंक्शन अगर आपको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, बताओ। अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी मैक्स को 0 कर दूं, ठीक है, तो ये बताओ वर्क फंक्शन के बराबर एच म्यू हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर तो आएगा ही, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ऑब्जर्व होगा ना। तो कम से कम वो फ्रीक्वेंसी जो स्ट्राइक करवाऊं मैं, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो एटलीस्ट। तो ये बताओ वो एच म्यू अगर मैं कहूं वो एच म्यू नॉट है और वो वर्क फंक्शन के बराबर है, तो बताओ इस केस में हुआ क्या, काइनेटिक एनर्जी मैक्स 0 ही तो हुई, ठीक है। तो एच म्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, आपका वर्क फंक्शन की जगह देखो हम क्या लिख सकते हैं, एच म्यू नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, म्यू नॉट इज मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है, पता होगी सबको, याद होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक बात है। तो हम लिख लेते हैं 200 नैनोमीटर है। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलना है, तो 12400 ले लो और इसे एंगस्ट्रॉम में रख लो। अब एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो बच्चों ये तो नैनोमीटर में है, तो एंगस्ट्रॉम में तो 2000 हो जाएगी। तो ये तो आपकी किसकी एनर्जी आ गई, ये एनर्जी आ गई आपकी hc/λ, ठीक है। अब अपने को निकालना है, वर्क फंक्शन दिया है 3 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, सब्ट्रैक्ट कर लें आप, 6.2 आएगा ये, ठीक है। 6.2 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर लें, बताएं काइनेटिक एनर्जी आ गई मैक्स, और फिर उसको, बट वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लें और फिर हाफ mv² फॉर्मूला लगा दें। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा, क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन करें जिसमें 2 इक्वेशन बना के हमें सॉल्व करना होता है। इसमें इस क्वेश्चन में आप ट्राई करेंगे तो ये देखेंगे कि हम बार बार अगर मेटल प्लेट वही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क फंक्शन शुड बी सेम, वर्क फंक्शन शुड रिमेन सेम। अगर मैं अगर मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ बट मेटल सेम रखता हूँ, तो बताएं क्या सेम रहेगा, वर्क फंक्शन शुड रिमेन सेम। तो वर्क फंक्शन इसमें सेम रख के 2 इक्वेशंस बना के आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी वर्क फंक्शन आ जाएगा। फिर इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो अब जो मेन मॉडल है बच्चों यहाँ पे वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जिसके लिए इतना हमने EM वेव के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो बोहर मॉडल वही, मोस्टली तो बातें वही हैं, बट इसमें क्या बोला गया कि भाई जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, इट विल नेवर लूज और एब्जॉर्ब एनर्जी, ना तो वो लूज करेगा ना वो गेन करेगा, ठीक है। हाँ, वो करेगा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी और एमिशन भी, बट कब, जब वो उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बीच में जंप करेगा। मतलब एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हैं वो वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये जो वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इनको बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट कहा। यहाँ एनर्जी स्टेशनरी रहेगी, मतलब यहाँ एनर्जी कांस्टेंट रहेगी जब तक वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, ठीक है। तो n=1 को कौन सी स्टेट कहते हैं बच्चों, ग्राउंड स्टेट। n=2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड n=3 को फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ज़रा कुछ चीज़ें हम देख लें कि जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात ये कि mv²/r वो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर को लग रही है, और
एक फोर्स बच्चों अंदर लग रही है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है के Q1 बताओ, इस बार मॉड्यूलस होगा, है ना, एक चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का और एक चार्ज न्यूक्लियस का अपॉन आर स्क्वायर। ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज है, बट अंदर जो प्रोटॉन है वो तो एक भी हो सकता है, बट दो भी हो सकते हैं। हीलियम प्लस बताओ 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, Li2 प्लस जैसे 3 प्रोटॉन हो जाएंगे, एंड सो ऑन। तो क्यों क्यों सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए एप्लीकेबल है? क्योंकि हमने सिर्फ जब फोर्स बैलेंस किया है तो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस को बैलेंस किया एक दूसरे से। अच्छा, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में तो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्शन भी करेंगे। याद करो जब Z इफेक्टिव निकाला था स्लेटर्स रूल से, तो वहाँ शील्डिंग निकाली थी, रिपल्सिव फोर्सेस का मेजर निकाला था, ठीक है। तो वो यहाँ कंसिडर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए सिस्टम एप्लीकेबल होना चाहिए। तो पहला फोर्स बैलेंसिंग से ये एक इक्वेशन आएगी। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है बोहर्स मॉडल में, जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का। किसका मल्टीपल होगा? h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, वेयर n कैन बी 1 2 3 4 5 and so on, but n cannot be 1.1, n cannot be half, n cannot be 2.5, 2.7। मतलब ये यहाँ पे इसलिए इसका मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन अगर है तो इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में है, इनके बीच में बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो n की जो वैल्यूज हैं 1 2 3, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैन नेवर रिसाइड बिटवीन दीज ऑर्बिट्स। तो अब अगर हम इनमें इन दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेट करें तो हमारा सबसे पहले आएगा रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर mkze स्क्वायर। लेकिन इसमें बात ध्यान दें आप कि वेरिएबल वैल्यू क्या क्या है। एक तो n वेरी करेगा बेटा, ग्राउंड स्टेट में n1 होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n2 होगा, मतलब n वेरिएबल है। और बच्चों बताओ z भी तो वेरिएबल होगा। z हाइड्रोजन के लिए तो आप 1 लेंगे, लेकिन हीलियम प्लस के लिए तो आपका z 2 हो जाएगा, Li2 प्लस के लिए आपका z 3 हो जाएगा, बेरिलियम 3 प्लस के लिए 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो z है और n है ये वेरिएबल पार्ट है, रिमेनिंग ऑल पार्ट्स आर कांस्टेंट। तो हम एक कांस्टेंट की वैल्यू याद कर लेंगे 0.529 एंगस्ट्रॉम, और ये n स्क्वायर बाई z याद कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने वेलोसिटी निकाली बोहर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन की 2 पाई की ze स्क्वायर अपॉन NH। तो ये बताओ उसमें भी बाकी सब कांस्टेंट है, तो हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है 2.18 इंटू 10⁶ जो कि कांस्टेंट है इंटू z/n, ठीक है। और फिर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया। टोटल एनर्जी का इतना बड़ा फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, अगेन इसमें कांस्टेंट्स हैं, तो हम ये याद कर लेंगे -13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। और बट ये वैल्यू बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है एक एटम के लिए, पर एटम, ठीक है। इसमें z और n वी ऑल नो अब, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जब चाहें जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल से, ठीक है। अब इसमें n और z बहुत ध्यान से आप पुट करेंगे, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए बच्चों बताओ n क्या लोगे? n3 हो जाएगा। Li2 प्लस के लिए बताएं z क्या लेंगे? z3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा एनर्जी का, बट इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट वो ये कि अगर आपकी टोटल एनर्जी
ये जो आई है ना बच्चों, ये टोटल एनर्जी है ET। तो अगर वो पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले और काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इसकी डबल होगी टोटल एनर्जी की, अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन रिटेन रहेगा। टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन आता है, ध्यान रहे, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। अगर वो पॉजिटिव होती है एनर्जी तो बताओ वो वहाँ अंदर रहता ही क्यों, वो तो पॉजिटिव एनर्जी से बाहर घूम रहा होता, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। जैसे अगर हम कहें n बराबर 1 2 3 4 माइनस 13.6, n बराबर 2 माइनस 3.4, n बराबर 3 माइनस 13.6 अपॉन n को 3 रखेंगे 9 तो माइनस 1.51 आ जाएगा, ठीक है, n बराबर 4। तो ये बताएं ऐसे रखते जाएंगे तो नेगेटिव साइन भी इंक्लूडेड है, तो बताओ एनर्जी तो बढ़ रही है ना, और n बराबर इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगी एनर्जी, 0, ठीक है। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है टोटल एनर्जी में कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी डबल होगी बट साइन रिटेन रहेगा, बट काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी, ठीक है, बट साइन हट जाएगा, पॉजिटिव में होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इतना याद रहे। टोटल एनर्जी और काइनेटिक बराबर होंगी, माइनस हटा देना लेकिन मॉड्यूलस लगा देना, और टोटल एनर्जी डबल कर देना, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी डबल कर देना टोटल एनर्जी से। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम एक्सप्लेनेशन है थ्रू बोहर्स मॉडल, ठीक है, कि अगर हम पहले तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं बच्चों, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। सपोज करो हम यहाँ लाइट का यूज करें, सनलाइट का यूज करें, और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स ले लें और मेक श्योर करें कि हर जगह इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अभी फिलहाल बहुत बहुत बड़ा सैंपल है हाइड्रोजन एटम का, और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है। अब हमने क्या करा कि उसको एक्सपोज करा एक फोटो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से, तो होगा क्या, फिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इस फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करा। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पे जब हमने ऑब्जर्व करा तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट सारे फोटॉन्स बाहर आ गए, सारे स्पेक्ट्रल लाइंस बाहर आ गई, बट कुछ मिसिंग हो गई, कुछ मिसिंग थी। अब वो मिसिंग कौन सी होंगी, अब वो मिसिंग वो वाली होंगी जो कि हाइड्रोजन एटम द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई होंगी, फोटॉन्स या स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो वो एब्जॉर्ब क्यों करी गई होंगी, ऑब्वियसली क्लियर सी बात है कि कहीं किसी पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट चला गया एब्जॉर्ब करके, तो किसी दूसरे में n बराबर 1 से किस में चला गया, n बराबर 3 में चला गया एब्जॉर्ब करके उस फोटोन को। तो बताओ वो फिर मिसिंग हो जाएंगे ना, वो तो मिसिंग हो गए, तो इसलिए वो मिसिंग है। तो इसका मतलब इस फोटोग्राफिक प्लेट पे जब हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करा तो दैट वाज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं था। हमने कंटिन्यूअस लाइट भेजी बट यहाँ डिसकंटिन्यूटी हमें मिली, ठीक है। उसके बाद इसी सैंपल को जिसमें अब इलेक्ट्रॉन वेरियस एक्साइटेड लेवल्स में आ गए हैं, उसी एक पर्टिकुलर उसी सैंपल को अब हमने अगेन फोटोग्राफिक प्लेट के सामने रख दिया। इस बार लाइट नहीं एक्सपोज की जा रही है, इनफैक्ट अब जो बाहर आ रहे हैं, हमने जब फोटोग्राफिक प्लेट पे उसका इंप्रेशन देखा तो हमने देखा कि अब फोटॉन्स हमें फिर से मिलना शुरू हुए। तो ये बताओ, ये तो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा ना, क्योंकि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अब हायर लेवल्स में पहुंच गए थे वो रिटर्न कर रहे हैं, तो आपको वेरियस फोटॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं
कि किसी में 2 में गया था इलेक्ट्रॉन, तो 2 से 1 पे वापस आया, तो 2 से 1 वाला आपको फोटॉन मिल गया। अब किसी में 3 में चला गया था, तो 3 से 1 वापस आया, बट 3 से 1 आने के, अब तुम ही कहोगे कि 3 से 1 सर डायरेक्ट ही क्यों आएगा, तो ऑब्वियसली 3 से 2 वाला भी होगा, ठीक है। किसी एक केस में 3 से 2 में भी आ सकता है और वापस फिर 2 से 1 में आ सकता है। तो ऐसे ये क्लियर हो गया ना, एमिशन स्पेक्ट्रम में 3 से 1 तक आने के कई सारे रास्ते हो गए कि भाई 3 से 2 आए, 2 से फिर 1 आए, या फिर डायरेक्टली 3 से 1 आ जाए। तो इस वजह से कुछ साइंटिस्ट के नाम पर, जो जिन जिन साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर करा, तो उन साइंटिस्ट के नाम पर ये सीरीज आ गई। एक कौन सी, एमिशन स्पेक्ट्रम की सीरीज है कि अगर 2 से 1 लौटता है, या 3 से 1 लौटता है, या 4 से डायरेक्ट 1 पे लौटता है, या 5 से डायरेक्ट 1 पे लौटता है, तो वो लायमन सीरीज कहलाई। कौन सी सीरीज, लायमन सीरीज। देखो आप ध्यान से, 7 से देखो आप 1 पे आ रहा है, 6 से डायरेक्ट 1 पे आ रहा है, 5 से डायरेक्ट 1 से, 3 से 1 पे, ठीक है, 2 से 1 पे। तो डायरेक्ट जब 1 पे आएगा तो ये कौन सी सीरीज कहलाएगी बच्चों, लायमन सीरीज। और ये पूरी की पूरी मिनिमम से मैक्सिमम वेवलेंथ्स इसकी कहाँ पे लाई करती है, यूवी रीजन में। हाइड्रोजन एटम के लिए बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद ये बताओ 2 में भी आ सकता है, 4 से 2 में भी आ सकता है, 3 से 2 में भी आ सकता है, 5 से 2 में भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन रिटर्न करके, ठीक है। तो अगर 2 में आता है तो वो कौन सी सीरीज कहलाएगी, पाश्चियन सीरीज। और ये कौन से रीजन में लाई करती है, पूरी की पूरी विजिबल रीजन में। कौन से रीजन में, विजिबल रीजन में, ठीक है। तो लायमन सीरीज इन यूवी रीजन, बामर सीरीज इन विजिबल रीजन। ऐसी 3 में लौटना, 4 में लौटने की अलग अलग सीरीज हैं। देखो 3 में लौटने की सीरीज है, 4 में लौटने की सीरीज है, 5 में लौटने की सीरीज है, 6 में लौटने की सीरीज है, ठीक है। तो ये सब ऊपर की सीरीज इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड में है, और इनके नाम है लायमन n बराबर 1 पे, बामर n बराबर 2 पे, पाश्चियन n बराबर 3 पे लौटने वाली सीरीज, ब्रैकेट n बराबर 4 पे, पीफंड n बराबर 5 पे, और हम्फ्री n बराबर 6 पे लौटने वाली। और हो कहीं से भी सकता है। अगर मैं कहूँ अल्फा लाइन, फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ बताओ, ठीक है, तो ये बताओ अगर हम फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन की बात करें, अल्फा एमिशन ऑफ लायमन सीरीज, या लेट्स से कि बामर सीरीज, तो बामर में ये तो फिक्स हो गया कि आपको 2 पे आना है। तो अगर 3 से 2 पे आता है तो बच्चों फर्स्ट लाइन ही तो हुई, अल्फा लाइन। और अगर 4 से 2 आता है तो वो सेकंड लाइन हुई, बीटा ट्रांजिशन हुआ बामर सीरीज का, ठीक है। तो अब एक तो ये वाला क्वेश्चन देख लें ध्यान से। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम प्लस, ये फॉर्मूला तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है, वी ऑल नो कि 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू z², 1/n1² minus 1/n2². In the spectrum of helium plus ion, the wavelength of alpha line of Balmer series, बताएं alpha line of Balmer series अभी मैंने समझाया 3 से 2 is x, ये चीज़ x है। तो what is the wavelength of beta line of Paschen series? अच्छा ये बताएं Paschen series में अपना कहाँ पे लौटा था, लायमन, बामर, पाश्चियन। पाश्चियन में आपने को कहाँ पे लौटाना होता है बच्चों, 3 पे लौटाना है, ठीक है। और अल्फा लाइन 4 से 3 होगी और बीटा लाइन 5 से 3 होगी, ठीक है। तो ये जब ये फॉर्मूले को डिवाइड करेंगे तो RH कैंसिल हो जाएगा, Z सेम है हीलियम प्लस के लिए, वो भी कैंसिल हो जाएगा। ये अगर x है तो ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x। अब ये वाला क्वेश्चन ऊपर, ये बताओ कि ऊपर से नीचे लौटने के बड़े सारे वेरियस वेज हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि 4 और 1 के बीच में बताओ कितने तरीके से इलेक्ट्रॉन लौट के आ सकता है, तो आप कहोगे सर 4 से 1 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा दूसरे एटम में 4 से 3 और 3 से 2
और 2 से 1 आया, ठीक है। तो किसी तीसरे एटम में 4 से डायरेक्ट 2 आ गया, फिर 2 से 1 आया। अब बताओ किसी और में 4 से 3 आया और 3 से 1 आ गया, ठीक है। तो अब ये बताएं, ये एक फोटॉन मिला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 4 स्पेक्ट्रल लाइंस फोटॉन मिले, ये 5वां। बताओ 2 से 1 तो रिपीट हो रहा है, हटा दो इसे। 4 से 3 6 नया, 3 से 1, 4 से 3 नया नहीं है, बताओ ऑलरेडी काउंटेड है, 3 से 1 एक नया है। तो बताओ कितने मिले, कितने वेरियस फोटॉन्स मिल सकते हैं 4 और 1 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है? 6। तो देखो 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, यानी डेल्टा n इंटू डेल्टा n + 1/2, where delta n is n2 minus n1। जैसे 4 on 1 रख दो, डेल्टा n क्या आ जाएगा? 3 × 4/2, दैट इज 6। तो ऐसे ये फॉर्मूला लगा के आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं कह रहा था कि डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट के बाद हमें डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ना है। तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, उससे पहले डी ब्रॉगली ने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन तो चलो है ही, हर पार्टिकल के डुअल नेचर है, ठीक है। और वो जो डुअल नेचर है यानी वेवलेंथ, हर पार्टिकल जिसमें मास है उसमें पार्टिकल नेचर तो है ही, ठीक है, लेकिन उसमें और कौन सी नेचर है? वेव लाइक नेचर है। और वेव लाइक नेचर यानी लैम्डा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जिस मोमेंटम से वो पार्टिकल एसोसिएटेड है। लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ऐसा डी ब्रॉगली ने अपनी इक्वेशन में बोला, ठीक है। उसके बाद लैम्डा का फॉर्मूला आया, लैम्डा प्रोपोर्शनल है तो h/p h/mv। तो बेसिक फॉर्मूला है बिल्कुल, बट इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर मैं इस फॉर्मूले से मूविंग बस, मूविंग ट्रेन, हैवी पार्टिकल के लिए मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ, बताओ बच्चों, मास रखूँ 10 kg और वेलोसिटी रखूँ 10 मीटर/सेकेंड, और h की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है 10⁻34 होती है, तो ये बताओ ये लैम्डा बहुत छोटा होने वाला है, -36 के ऑर्डर में। तो ये अप्रिशिएबल लैम्डा कब होगा? जब इसका मतलब ये चीज़ यानी मास बहुत लाइट हो जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन 10⁻31 kg। तो बताओ -34 ऊपर है 10⁻−31 नीचे है 10 की पावर, तो बताओ 10⁻−3 हो जाएगा ऊपर, और ऑब्वियसली वेलोसिटी तो हाई ही होगी, जो भी होगी, जैसे हम बोहर्स मॉडल में निकाल भी चुके हैं, 10⁻6 आया था z कांस्टेंट। तो ये अगर 10⁻6 होगा तो ये अल्टीमेटली लैम्डा अपना किस में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, और एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा तो वो अप्रिशिएबल हो जाएगा, लेकिन उससे कम अगर आता है, ठीक है, तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो डुअल नेचर है तो सबकी, लेकिन हैवी पार्टिकल्स की डुअल नेचर नेग्लिजिबल है, मतलब वेव लाइक नेचर नेग्लिजिबल है। किसकी अप्रिशिएबल है? इलेक्ट्रॉन की। तो ये फॉर्मूला आप देखें, व्हाट शुड बी द मास ऑफ सोडियम फोटॉन, फोटॉन है तो बट इट शुड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, इसका वेवलेंथ दिया है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी दी है, वैल्यू ऑफ h दी है, तो बताओ लैम्डा बराबर h/m × v। अच्छा, अब इसके न्यूमेरिकल करने में बच्चों हमें कहीं कहीं ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी को हम ½mv² लिख सकते हैं। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी twice is equal to mv² और twice MEK is equal to m² v²। तो बताओ mv की जगह हम √2m EK लिख सकते हैं। अब अगर हम इस फॉर्मूले में h/√2m EK में हम इस काइनेटिक एनर्जी को E × V लिख लें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E × V, ठीक है। तो V क्या होगा इसमें? वो पोटेंशियल डिफरेंस जिससे हमने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा, ठीक है। तो ये
एक फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम कॉन्स्टेंट्स रख देंगे h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा √150/v। बट ये इससे सीधे लैम्डा किस में आएंगे, एंगस्ट्रॉम में। तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि v इज़ द पोटेंशियल थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। इट शुड नॉट हैव इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी तक हमारा जो डी ब्रॉगली इक्वेशन से क्या एस्टैब्लिश हो गया, डी ब्रॉगली इक्वेशन से एस्टैब्लिश हो गया कि इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में किसकी डुअल नेचर एस्टैब्लिश हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डुअल नेचर एस्टैब्लिश हुई थी, याद करो, फोटॉन की, लाइट की, ईएम वेव्स की। जब बट अब जो डुअल नेचर एस्टैब्लिश हुई है डी ब्रॉगली के बाद, वो किसकी हुई है, इलेक्ट्रॉन की। क्लियर करो, रिवीजन के लिए इस बात को रखो, ठीक है, कि डी ब्रॉगली प्रूव्ड, डी ब्रॉगली एस्टैब्लिश्ड डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि जब डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन को डुअल नेचर एस्टैब्लिश कर दिया है, तो उसके बाद एक प्रिंसिपल आया बड़ा इम्पॉर्टेंट, जिससे बोहर्स मॉडल का जो बेस था वही हिल गया है। ऐसे सोचो कि उसको बहुत दिक्कत हुई, बोहर्स मॉडल के बाद एक नए मॉडल की खोजे जाने की शुरुआत होने लगी। क्या कहा इस हाइजेनबर्ग ने आखिर, इसमें ये कहा, अगर आप ध्यान से पढ़ें, कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर। अच्छा ये बताएं आप, बोहर्स मॉडल में हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकाली एग्जैक्ट, उसका पोजीशन भी निकाला एग्जैक्ट, रेडियस के हेल्प से वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने को याद ही है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की जिसमें डुअल नेचर एस्टैब्लिश हो चुकी है, ठीक है, उसका एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट लोकेशन यानी उसकी पोजीशन और उसका वेलोसिटी यानी मोमेंटम वी कांट एग्जैक्टली कैलकुलेट, हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। और अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ एरर्स होंगे, वही एरर्स क्या कहलाते हैं, अनसर्टेनिटीज़। और वो अनसर्टेनिटीज़ का जो प्रोडक्ट होगा, सपोज करो डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो h/4 से इक्वल या उससे बड़ा ही होगा। h इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये बताओ, मास में तो कोई अनसर्टेनिटी है नहीं, तो p की जगह अगर हम m/v रख दें तो m बाहर ले सकते हैं हम, और m को यहाँ पहुँचा दे अगर, तो अब इसे ध्यान से देखो और बताओ कि इलेक्ट्रॉन जैसे लाइटर पार्टिकल जिसका मास बहुत कम है, ठीक है, तो उसमें ये अनसर्टेनिटीज़ की वैल्यू बहुत हाई होने वाली है कि नहीं, पोजीशन की अनसर्टेनिटी और वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी। जैसे जैसे मास कम होगा वैसे वैसे ये वैल्यू अप्रिशिएबल होगी, ठीक है, क्योंकि ये 10⁻34 है और ये -31 kg हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल में अगर आप एग्जैक्ट लोकेट करते हो या एग्जैक्ट उसकी वेलोसिटी बताते हो, तो वहाँ वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप करेंगे तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ एरर, लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद दीज कैलकुलेशंस। तो हाइजेनबर्ग के बाद हम किसकी बात करने लगे कि भाई अब हम इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट लोकेट नहीं करना चाहिए अब हमें, ठीक है। चलो एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम। इसमें जो जो गलतियाँ होती वो एनालाइज करो। हम CGS में चल पड़ते हैं, जबकि हमारा पूरा MKS में हमें चलना पड़ेगा। 40 ग्राम को एकदम इंस्टेंटली kg में कन्वर्ट कर लें। और बताएं, स्पीड तो 45 मीटर पर सेकेंड ही है, स्पीड पता है, और बट स्पीड की जो हमारी लिमिटेशन है, एक्यूरेसी पता है हमें 2% की है, ठीक है। तो हम स्पीड में वो एरर, वो एक्यूरेसी मल्टीप्लाई करें तभी तो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो 2 है, 2 का इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, ये जो v है इसका 2% कर ले तो बताएं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, जिसको हम इस फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे, जिससे हम क्या निकाल लेंगे, एक अनसर्टेनिटी अगर हमें पता है दूसरी अनसर्टेनिटी निकल सकती है। और एक बात और,
रिवीजन के लिए हम क्लास में एक और चीज़ पढ़ाते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, वो मैं जस्ट तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ, नोट से एक और देख लेना। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जाती है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ हम ये भी प्रूव करते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उससे फिर जब हम एक बार उसको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के डायमेंशन को लेते हैं तो न्यूक्लियस का डायमेंशन हमें पता है 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है। तो अगर मैं उतनी अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन की ले लूँ कि भाई न्यूक्लियस में है वो, ठीक है, और उसको पोजीशन ले लूँ उसकी और उसकी अनसर्टेनिटी ले लूँ 100%, ठीक है, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब बताओ उससे अगर मैं डेल्टा वी निकालूंगा तो वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा आने लगता है। तो अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब हम ये प्रूव कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। चलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अब न्यू मॉडल आया, याद करो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, QMM वेव मैकेनिकल मॉडल, जिसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है, जिसके कुछ सॉल्यूशंस हैं, जिसको हमने IOC में 3 क्वांटम नंबर्स के हेल्प से पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो फोर्थ क्वांटम नंबर था स्पिन क्वांटम नंबर, दैट वाज नॉट रिलेटेड विद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्यूशंस। वो तो अलग था कि भाई इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन पे, अपने एक्सिस पे स्पिन करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम ये कहें कि ये न्यूक्लियस है और ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हमें एक दो चीज़ें चाहिए इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए। एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब XY Z, ठीक है, और वो तो एग्जैक्ट डिस्टेंस बताएंगे हमें, डिस्टेंस, और डिस्टेंस विल भी बताओ √x² + y² + z², इससे आ जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। लेकिन अगर हमें हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिजॉल्व करना है तो एक एंगल हम मान लेते हैं z एक्सिस के साथ थीटा, और हम इसको प्रोजेक्ट करें XY प्लेन में पहले, और फिर XY प्लेन में x एक्सिस के साथ जो इसका प्रोजेक्शन है, वो जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा दैट विल बी फाई। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स, दो एंगल्स का फंक्शन हमने ले लिया, थीटा और फाई का, और जो रेडियल कोऑर्डिनेट है, जो रेडियल इसका वेरिएबल है, वो हमने तीन कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन ले लिया, कार्टेशियन x, y और z, ठीक है। तो √x² + y² + z² से हम ये रेडियस तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, हमने जब सॉल्यूशन किया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का तो दो फंक्शंस आए, एक तो वेव फंक्शन, इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस बच्चों पहले तो देख लो। साई इज वेव फंक्शन, इसका नाम वेव फंक्शन है, और साई का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि वो हमें एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बताता है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, ठीक है। अब और ये स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस है हाइजेनबर्ग के, मतलब अब हम इलेक्ट्रॉन को कभी एग्जैक्ट लोकेट नहीं करेंगे, हम बस ये कहेंगे कि भाई ये वो रीजन है जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, या ये वो रीजन है जहां मिनिमम है, और मिनिमम वाले वी ऑल नो नोडल प्लेन्स या नोड्स, ठीक है, और जो जहां मैक्सिमम है वी ऑल नो ऑर्बिटल, ठीक है, जो हम ऑलरेडी IUC में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो अब दो पार्ट्स में हमने वेव फंक्शन तोड़ लिया है, साई को, साई रेडियल और साई एंगुलर। अब साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लो, साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एट अ पॉइंट, ठीक है। और साई स्क्वायर 4πr² dr, ये बताओ अगर ये पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, तो ये बताओ अगर वॉल्यूम ऑफ थिन कॉन्सेंट्रिक शेल ले लूं मैं एक, ठीक है, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम न्यूक्लियस, और उसकी थिकनेस dr ले लूं, तो बताओ वॉल्यूम उसका 4πr² dr आ जाएगा। कैसे आएगा? एक बड़ी क्यूब का वॉल्यूम, सॉरी बड़ी शेल का वॉल्यूम r + dr पे, और ये r इन वॉल्यूम्स को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4/3 पाई r + dr का होल क्यूब -4/3 पाई r क्यूब को, तो
तो आपका ये वॉल्यूम आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, जो इस थिन कॉन्सेंट्रिक शेल का होगा विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम न्यूक्लियस एंड हैज अ थिकनेस ऑफ डी आर। तो बताओ अगर मैं इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो सीधे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दिस थिन कॉन्सेंट्रिक शेल ऑफ थिकनेस डी आर। ठीक है, तो अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पढ़नी है, हमें रेडियल पार्ट्स पढ़ने हैं सॉल्यूशन के, रेडियल पार्ट्स। ठीक है, अब रेडियल पार्ट्स पढ़ने के लिए वेरियस ऑर्बिटल्स के हमारे पास सॉल्यूशंस मौजूद हैं। जो इक्वेशन है ये, अब ये इक्वेशन तो बहुत टिपिकल है, इनके जो फंक्शन है अगर आप देखें तो ये तो कांस्टेंट है z अपॉन ए नॉट कांस्टेंट है, z आपका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ए नॉट वही बोहर्स रेडियस है 0.529। अब जरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो और माइनस सिग्मा देखो। सिग्मा को बेसिकली आप क्या लो, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस लो आप न्यूक्लियस से। ठीक है, तो बेसिकली एक फंक्शन है, अगर हम 1s के ऑर्बिटल की बात करें तो ये सब कांस्टेंट है और e की पावर -r बस एक फंक्शन है विच इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ठीक है, नोटिस करते जाओ सारी चीजें। 2s की बात करें तो ये बताओ ये सब कांस्टेंट है फॉर अ गिवन एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये बताओ एक लीनियर फंक्शन r का आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल तो साथ साथ हमेशा चलेगा, बट एक लीनियर फंक्शन भी आ रहा है r का, आप ध्यान दें। ठीक है, अब 2p का अगर हम रेडियल फंक्शन की बात करें तो ये अगर कांस्टेंट मान लें तो ये बताओ p में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है कि अभी तक आपने ये देखो एक्सपोनेंशियल आया, एक्सपोनेंशियल माइनस आया, बट ये लीनियर फंक्शन आया, ये लीनियर आया। बताओ बच्चों इसमें एब्सेंट है ना 1s में लीनियर फंक्शन, 2s में लीनियर फंक्शन आया। लेट्स कम टू 3s फर्स्ट। ठीक है, बताओ ये r का एक क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया, एक्सपोनेंशियल तो चल ही रहा है, r का एक क्वाड्रेटिक आया। तो गौर करो 1s 2s 3s में, 1s 2s 3s में e की पावर -r का फंक्शन सारे ऑर्बिटल्स में है, बट 1s में कोई और फंक्शन मिसिंग है। ठीक, 2s में एक लीनियर फंक्शन है r का, r की बातें हो रही हैं सब, r इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, 2s में एक लीनियर फंक्शन है r का और 3s में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है r का। ठीक है, अब इतनी बात ध्यान से अपने को दिमाग में रखनी है। तो अगर इतनी बात अगर हम ध्यान से रखें तो अगर हम ये कर्व्स देखें साफ साफ दिखेगा इसमें कि बताओ साई का कर्व 1s के लिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होगा, बट ये कभी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा बिकॉज ये एसिम्प्टोट हो जाएगा। ठीक है, अब जरा साई स्क्वायर को देखें, साई स्क्वायर फॉर 1r फॉर 1s विल अगेन भी सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर होगा, बिल्कुल जीरो से मैक्सिमा से स्टार्ट होगा और अगेन कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का जो बच्चों कर्व होगा तो उसे देखो, जो r है ना साई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर में जो r है वो तो जब जीरो से कर्व स्टार्ट होगा जीरो पे, तो जीरो को तो वो जीरो से स्टार्ट करवा देगा ना। ठीक है, तो शुरू में इंक्रीजिंग होगा और जब e की पावर -r डोमिनेट करेगा तो वो डिक्रीजिंग होगा। बट नोटिस यहाँ पे तीनों कर्व्स में आप ये करें कि तीनों कर्व्स में आपका कहीं भी ये टच नहीं करेगा, कौन से एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। मतलब आप याद करें रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-l-1, where n is principal quantum number and l is angular azimuthal quantum number। ठीक है, तो आप बताएं n को 1 रखें, l को s के लिए 0 रखें, तो बताओ 1 - 0 - 1, तो क्या कोई रेडियल नोड है? बिल्कुल कोई रेडियल नोड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम 2s की बात करें तो n को जरा 2 रखें, s के लिए l को 0 रखें, तो एक रेडियल नोड आएगा जो हमने यहाँ पे विजिबल कराया है, देखो। ठीक है, और रेडियल नोड कब आएगा? जब वो वाला जो फंक्शन था बच्चों, ये वाला, इसको अगर हम 0 कर दें तो बताओ ये कर्व x एक्सिस को टच करेगा यहाँ पे?
तो दिस इज रेडियल नोड। तो क्वेश्चन का कैसे आते हैं, एक तो आइडेंटिफाई करना होता है पहले कि एस का कर्व है कि पी का कर्व है कि डी का कर्व है, ठीक बात। अब ये बताएं कि अगर साई का कर्व है तो ये मैक्सिमा से, और साई स्क्वायर का कर्व मैक्सिमा से सिर्फ एस ऑर्बिटल के लिए स्टार्ट होगा, बाकी पी और डी के सब जीरो से स्टार्ट होंगे। उसका रीजन है, देखो आप अगर आप ध्यान से देखो 2p 3p को, बिल्कुल 2p 3p को ध्यान से देखना, तो ये बताओ 2p में और 1s में एक डिफरेंस आया कि एक यहां पे एक और फंक्शन आया सिग्मा, मैं कह ही रहा हूं सिग्मा को आर बोलो अब, ठीक है। तो ये बताओ ये 2p का कर्व साई का भी जीरो से स्टार्ट होगा, साई स्क्वायर का भी जीरो से स्टार्ट होगा, और साई स्क्वायर 4πr² dr का तो जीरो से होगा ही होगा। अब जरा 3p को ऑब्जर्व करो, ये फंक्शन देखो कांस्टेंट रहा कि नहीं, बट साथ में अब एक लीनियर फंक्शन और आया। अब ये लीनियर फंक्शन होगा तो बताओ एक रेडियल नोड भी आएगी। तो आप ऑब्जर्व करो चीजों को, क्या कि s में 1s में एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, साथ में कुछ नहीं, ठीक है। 2s में एक लीनियर जो उसे जीरो करवाएगा, जो हमें लोकेशन ऑफ रेडियल नोड देगा। 3s में दैट कर्व दैट फंक्शन विल बी क्वाड्रेटिक, जो दो बार टच करवाएगा। देखो एक ये रेडियल नोड है देखो, और एक ये रेडियल नोड है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो बताओ दो रेडियल नोड्स हो जाएंगी कि नहीं, और उसके बाद ये कर्व हमेशा एसिम्प्टोटिक रहेगा, ठीक है। और साई स्क्वायर के हमेशा मैक्सिमा से स्टार्ट होंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला फंक्शन मिसिंग है एस ऑर्बिटल में, ये वाला। जबकि 2p 3p 4p बिल्कुल सिमिलैरिटी आप ढूंढे, बताओ 2p में एक r आया एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग तो चल ही रहा है, ठीक है। 3p में एक r का टर्म है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है ही है, साथ में एक लीनियर फंक्शन है। और 4p में r का फंक्शन है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग का फंक्शन है r का, और साथ में एक कौन सा आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो बिल्कुल आप पैरेलल चीजें आपको नजर आने लगेंगी। और लास्ट में ये जो इक्वेशन लिखी है ये बच्चों याद कर लो, क्या, जनरल फॉर्म रेडियल फॉर्म की, रेडियल सॉल्यूशंस की श्रोडिंगर के, e की पावर देखो -r आ रहा है, सिग्मा की पावर l, मतलब ये वो फंक्शन है जो l पावर l, ऐसे याद करो पावर l मतलब s के लिए ये फंक्शन मिसिंग हो गया कि नहीं, s के लिए फंक्शन मिसिंग हो गया क्योंकि l 0 हो गया। p में ये फंक्शन आना शुरू हो गया 1 पावर 1, और d में ये स्क्वायर हो जाएगा। साथ में पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n-l-1। अब पॉलिनोमियल जैसे ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये पॉलिनोमियल है विद डिग्री ऑफ या ऑर्डर ऑफ n-l-1। तो बताओ इसका जो ऑर्डर है r के लिए, यहां पे लीनियर मतलब 1, क्वाड्रेटिक मतलब कितना ऑर्डर हो गया 2, तो ये दो जगह 0 होगा, ये एक जगह 0 होगा, ठीक है। तो ये आप जनरल फॉर्म याद रखें, इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप बताओ 2p 3p 4p, तो 2p 3p 4p में अगर आप ध्यान से देखें तो 2p का कर्व में सिग्मा होगा, याद करो, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो ये बताएं ये स्टार्ट तो 0 से करवाएगा दोनों कर्व्स को, तीनों कर्व्स, ये वाला तो वहां भी 0 से ही स्टार्ट हो रहा था एस का भी, ठीक है। तो मतलब तीनों एक जैसे होंगे, बट कहीं भी कोई रेडियल नोड नहीं होगी, बोलो रेडियल नोड मिसिंग होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम 3p की बात करें तो बताओ सिग्मा ये रहेगा, साथ में एक लीनियर आएगा, और लीनियर फंक्शन बच्चों बताओ कहीं ना कहीं 0 होगा, तो दैट विल गिव अस अ रेडियल नोड। और एक चीज और ध्यान दें, अब ये बताएं कि साई का कर्व में ये जो दूसरा फंक्शन है वो नीचे जाएगा, साई स्क्वायर में वापस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और साई स्क्वायर 4πr² में तो ऊपर रहेगा ही, ठीक है। दूसरी चीज एक बात और ध्यान दें कि साई स्क्वायर में ये जो फंक्शन है इनकी जो पीक्स पे है, पीक्स पे ध्यान दें, पीक्स गिर रही हैं, जबकि साई स्क्वायर 4πr² में जो पीक्स हैं वो बेटा अप होती जाएंगी, क्योंकि r बढ़ रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमें मैक्सिमम पीक
न्यूक्लियस के पास मिलती हैं, जो एक कॉन्सेप्ट होता है शील्डिंग का। ठीक है, कि एस और पी में बताएं, आप खुद सो देखें एस और पी में क्या एक बेसिक डिफरेंस है। यहां बताएं आप, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस है एस में, ठीक है, और पी में बताएं जो पीक है, नंबर ऑफ पीक्स है, जो पीक है वो थोड़ा दूर हो गई। तो बताओ अगर एस का इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस है तो इट इज कैपेबल ऑफ बेटर शील्डिंग, ठीक है। और अगर अब जरा 4p को एनालाइज कर लेते हैं। 4p को अगर एनालाइज करें तो 4p में ये लीनियर की जगह कौन सा फंक्शन आ जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक, जो इसे कितनी जगह जीरो बनाएगा, 2 जगह जीरो बनाएगा। और वो बात नोटिस करें, साई स्क्वायर के पीक्स छोटे होते जाएंगे और साई स्क्वायर 4πr² के पीक्स बड़े होते जाएंगे। तो इन नटशेल हम अगर सम अप करें चीज़ों को तो वी स्टार्टेड फ्रॉम थॉमसन मॉडल, डिड रदरफोर्ड्स, ठीक है, उसकी मेन बातें, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच याद रखेंगे उसमें। उसके बाद वी डिड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें लैम्डा, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर याद करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वी स्टार्टेड विद बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल में रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, सारे फॉर्मूले एकदम बाय हार्ट होने चाहिए। उसके बाद वी डिड हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन, जिसमें डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2 का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शियन, ब्रैकेट, फंड, हमफ्री, ये सब सीरीज आई, एमिशन स्पेक्ट्रम की थी ये, ठीक है। देन डी ब्रॉगली से डुअल नेचर एस्टैब्लिश हुई इलेक्ट्रॉन की। देन हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमने ये कहा कि अब इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट लोकेट या एग्जैक्ट वेलोसिटी मत निकालो, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में चलने लगे। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोहर मॉडल एंड श्रोडिंगर मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, क्या है कि बोहर्स मॉडल में तो हम ये मानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन, बोहर्स मॉडल में हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, एक सपोज करो मैं एक गुब्बारा फुला दूं और उसमें एक मधुमक्खी छोड़ दूं आपको, ठीक है, और कहूं कि अब कहाँ होगी मधुमक्खी, तो बोहर के अकॉर्डिंग तो वो सरफेस पे घूम रही है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यानी वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग वो सेंटर यानी न्यूक्लियस से और सरफेस के बीच में कहीं भी हो सकती है, वो उसका ऑर्बिटल हो जाएगा क्योंकि ऑर्बिट अब नहीं है, ठीक है। वो एक मेजर शेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इन वेव फंक्शंस के कर्व्स, उनके लिए जो जनरल फॉर्म है, ठीक है, वो एकदम रटी होनी चाहिए। उसी से आप लोकेशन के क्वेश्चंस कर सकते हो रेडियल नोड्स के, ठीक है। और बस रेडियल नोड्स कैलकुलेट करो, यू कैन आइडेंटिफाई कि एस का कौन सा है, पी का कौन सा है और डी ऑर्बिटल का कौन सा फंक्शन होगा। दैट्स ऑल फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर।